में पैसा है हमारे पास, अच्छी खेती करना चाहते हैं, बट मेरी बातें मैं रखूं आपके पास, उसके पहले आप लोगों से मुझे कुछ प्रश्न चाहिए। चैप्टर चेंज किए। मुझे कुछ आप लोगों से प्रश्न चाहिए कि अभी जो आप वर्तमान में केला की खेती कर रहे हो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मेरी बातें करते करते उन प्रॉब्लम को भी मैं शॉर्ट आउट करते चलूं। आप जो खेती कर रहे हो उसमें क्या दिक्कत आ रही बताइए। शीगा टोका, ये मैंने अभी बतलाया ही था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जी। नंबर 1 शीगा टोका, और दूसरा जड़ें खराब होती है, चिलिंग दूसरा जड़ें खराब होना, तीसरा चिलिंग। चिलिंग बहुत बड़ा एक विषय है। अगर हमारे फल में चिलिंग ना आए तो हमारे को 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। चिलिंग से होता क्या है, जो फल के ऊपर ठंड लग जाती है तो उसका जो पेशी है वो मर जाता है। जब हम छिलका निकाल के देते हैं तो कत्थई कत्थई कलर के दाने दिखते हैं। जब ऐसा केला राइपनिंग चेम्बर में जाता है तो पकता नहीं, हल्दी पीला कलर आता नहीं, तो व्यापारी इसको कम रेट में मांगता है। आगे जो मैं सेशन बताऊंगा इसका विकल्प बतलाऊंगा आप लोगों को। और क्या प्रॉब्लम है, पक जाता है, शीगा के कारण ही पकता है। उसकी मैंने प्रॉब्लम आप लोगों को बतलाई। पेड़ पर पकना है ना, नीचे से डंडा सड़ने लगता है। ओके, और क्या प्रॉब्लम है, वायरस, बंची टॉप आ रहा है यहाँ पे, हाँ, CMV, बंची टॉप, और कौन सा आ रहा है, CMV बहुत है, CMV, बंची टॉप, और कोई प्रॉब्लम है आप लोगों के पास केले में? हेलो, क्या होता है ये पौधा? कंद का क्या पूछ रहे हो, समझ में नहीं आया मुझे। पौधा सड़ जाता है, कॉलर रोट या सेंटर पोंगा उसमें जाना और ऐसे गिर जाना, या सेंटर का पत्ता सड़ते सड़ते अंदर घुस जाना, है ना, इसको जमीनित रोग बोलते हैं, सॉइल बोर्न डिसीज बोलते हैं इसको, जो टॉक्सिन बढ़ने से आता है। एक तरह की फंगस होती है, सरल भाषा में मैं लिख लेता हूँ, फंगस। ये जो बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा टेंशन वाली नहीं है। ये बीमारियां ऐसी है कि जो मैं तरीका बतलाऊंगा अभी आपको, उस तरीके से आपने अगर खेती करी तो ये बीमारी आपके खेत में आएगी ही नहीं। पुश करो थोड़ा सा। हर राज्य में घूम रहा हूँ, भारत के बाहर भी केला देखने के लिए जाता हूँ, तो मैक्सिमम तो मुझे प्रॉब्लम्स पता है, लेकिन आप लोगों से भी मुझे समझना था क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले जो शीगा टोका आपने बताया, तो मैंने जो आपको ग्राफ बताया है या जो अभी खेती का तरीका मैं बतलाऊंगा, ऐसा करोगे तो कभी शीगा टोका आएगा ही नहीं। आया तो उसका बहुत ज़्यादा इलाज नहीं करना है, अपने आप ठीक होता है। सिस्टेमेटिक फफूंदीनाशक के साथ वाइसेनोमेटा की ड्रेंचिंग करना है, पौधा सिस्टम में लेगा और सिस्टम से क्योर हो जाएगा। मेरे प्लॉट्स पे जहाँ 70-30 की खेती होती है वहाँ हम शीगा टोका के लिए कोई स्प्रे नहीं करते हैं। यहाँ पर एक मित्र है 5x9 पर किया, क्या नाम है इनका, 2 मित्र है ना, आप हाथ खड़ा करो दोनों। आपने शीगा टोका का कभी स्प्रे किया? नहीं किया। इनका प्लॉट जाकर देखना, शीगा टोका आता ही नहीं है अगर आप उस तरीके से खेती करोगे। सराउंड ग्राफ, 70-30 खेती, एक तरफ कचरा मल्चिंग, एक तरफ खाली। खाली इसलिए शीगा टोका से बचने का तरीका, जब हम पानी बूंद 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 देते हैं तो जमीन पूरी गीली रहती है, और केले की खेती में कीचड़ होना आम बात है, स्वाभाविक है, डेली पानी चलाते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि केले में ताजा पानी चाहिए, बासी पानी नहीं चाहिए। हम किसान क्या करते हैं, ज्यादा पानी देते हैं। पानी देना चाहिए ताजा, हम देते हैं ज्यादा। दोनों में थोड़ी सी महीन पतली लकीर है। ताजा पानी का मतलब आज मैंने जो पानी दिया कल तक वो लीच हो जाना चाहिए, या पौधे ने ले लेना चाहिए, और वहां नम जगह होनी चाहिए, कीचड़ नहीं होना चाहिए। ताजा पानी का मतलब क्या, ताजा बोरवेल से निकाल कर देना ये मतलब नहीं।
मैंने जो मोटर का बटन दबाया और मेरे खेत में 4 घंटा पानी चला, तो 4 घंटे का पानी कीचड़ ना बनाए, या तो वो ज़मीन में लीच हो जाए या पौधा उसको उठा करके अपनी बॉडी में ले ले। वहाँ की वापस जब मैं मोटर का बटन दबाऊँ, जब वो जगह कीचड़ ना हो, सॉफ्ट हो, वॉक कंडीशन की हो, कीचड़ अगर रहेगा तो वो ज़्यादा पानी में गिना जाएगा। और जैसे ही केले के खेत में कीचड़ कीचड़ रहता है तो धूप होती है तब भी भाप बनती है, और ठंडी रातें होती है तब भी भाप बनती है, वो उड़ता है और पौधे के पत्ते पर चिपकता है। तो जब हम 70-30 खेती करते हैं, एक नाली फिर बराबर फिर नाली, और इस नाली में एक ड्रिप लेफ्ट एक ड्रिप राइट, यहाँ पर कचरे में पानी और यहाँ पर सूखा क्रैकिंग। समझ में आ रहा है मैं ग्राफ क्या बतला रहा हूँ? पौधा है उसके राइट में ड्रिप है, लेफ्ट में सूखा है। हम यहाँ पानी चला रहे हैं, यहाँ क्रैकिंग आ रही है। तो जब ये वाप बनेगा तो आधा खेत हमारा जो 70% है खेत गीला है, 30% सूखा है, तो ये जो नमी उठेगी ये सूखी जगह उसको सोख लेगी। तो जो आपका पत्ता है वहाँ पर नमी जाने की बजाय मिट्टी ने ही सोख ली। जो जगह सूखी है वहाँ कोई कचरे की मल्चिंग नहीं करना है। जो जगह गीली है, जहाँ ड्रिप है, वहाँ कचरे की मल्चिंग करना है। तो सीगा टोका आता ही नहीं, आया तो जल्दी रिपेयर होता है। तो पहला जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर है 70-30 खेती करोगे तो सीगा टोका आएगा नहीं। जड़े गलना, कॉलर रॉट आना, फंगस होना, सॉइल बोर्न डिसीज आना, इसके सबके लक्षण हैं कि हमारे खेत में पीएच मान का बढ़ना, क्षार का बढ़ना, नमक का बढ़ना। हम जो खेती कर रहे हैं उसका तरीका अगर हमारा ऐसा है कि जितनी बार भी हमने खेती करी पीएच बढ़ रहा है पीएच बढ़ रहा है, तो हमें अगली बार ज़्यादा डीएपी डालना है, ज़्यादा 1261 डालना है, ज़्यादा पोटाश डालना है, और हमें ज़्यादा फंगीसाइड डालना है। फंगीसाइड जितनी बार ज़्यादा डालोगे उतनी बार पौधा भोजन कम 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 उठाता है। अब ये बहुत बड़ा द्वंद्व है। मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। हमें कोई सी भी फार्मिंग करना है तो उस फार्मिंग का तरीका ऐसा हो कि फंगस, जो शत्रु फंगस है, उसको मित्र फंगस खा ले, ना कि हम मार्केट से फंगीसाइड दवाई लाकर डालें। इसके लिए हमें केमिकल रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करना पड़ेगी, और हम जितनी बार डीएपी डालें पौधा उतनी बार उस पूरी डीएपी को उठा ले। इसके लिए हमें भट्टी खाद बनाकर डालना पड़ेगा। कभी भी खेत में जो हम डीएपी डाल रहे हैं या 1261 डाल रहे हैं वो खेत में पूरा का पूरा नहीं लगता, मिट्टी को खराब करता है। तो उस खाद को पहले ही बाहर डाइल्यूट कर लें। मैं बतलाऊंगा आपको भट्टी खाद का कॉन्सेप्ट। छोटी सी लाइन समझो कि भट्टी खाद बना के डालोगे तो पीएच बार बार नहीं बढ़ेगा। मिट्टी की जांच हम कराते हैं कभी? मिट्टी की जांच समझते हैं? मिट्टी की जांच होती है जिसकी एक रिपोर्ट बनती है, जिसमें 17 न्यूट्रिशन का पता चलता है, कार्बन का पता चलता है, ईसी का पता चलता है, पीएच का पता चलता है। हाँ, तो मिट्टी की जांच कराना चाहिए। किसी ने कभी कराई है मिट्टी की जांच? हेलो, 1 2 और 3 कराइए। आप सभी ने कराना चाहिए। उससे हमें पता चलेगा कि मेरे खेत का पीएच लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है या उतना ही है। और मिट्टी की जांच कभी भी कराएंगे तो खेत की तैयारी करी उस समय, अभी प्लांटेशन किया नहीं, बेसल डोज डाला नहीं, खेत की तैयारी करी उस समय, मेरा प्लॉट खड़ा है जब और मेरा प्लॉट निकल गया तब, कम से कम हमें 3 बार मिट्टी की जांच करानी चाहिए एक फसल में। बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता है, लेकिन हमें पता चलेगा कि मेरी ज़मीन स्वस्थ है या बिगड़ रही है, या जिस तरीके से मैं खेती कर रहा हूँ वो तरीका सही है या गड़बड़ है, या जिस डॉक्टर से मैं इलाज ले रहा हूँ वो क्या तरीका मुझे दे रहा है। एक्चुअली हम फार्मर क्या पूछते हैं, कल खाद क्या डालना है। दवाई दुकान पे जाते हैं, मेरा केली 15 पत्ते का हो गया है, 3 महीने का हो गया है, कल कौन सा पोंगा भराई करूं, ऐसा पूछते ना हम। या जिसको हम कंटिन्यू खेत में बुलाते हैं, नया कोई बच्चा निकल के आया, मोटरसाइकिल लेकर चला रहा है, अभी उसको उसके खेत में कभी केला नहीं लगाया उसने, 15,000 रुपये महीने की नौकरी पे लगा है वो, उसने पढ़ाई करी कॉमर्स की। हमारे साथ हो क्या रहा है वो मैं बतला रहा हूँ।
कॉमर्स की पढ़ाई करी, प्लेटिना गाड़ी अभी किस्त में खरीदी है, 15,000 रुपये की नौकरी पे लगा है, कुछ डब्बियाँ बेचने वाले मित्र से उसने काम ले लिया है और खेत में आकर बोलता है भैया तुम्हारे केले के पत्ते पर इतना धब्बा लगा है, इसमें आयरन की कमी है। और हम उसको बोलते अच्छा हुआ तू आ गया और अंदर चल खेत में, मुझे घूम के बता मैं क्या करूं। यार हम 25 साल से, मेरा बाप भी केला लगाता था, मैं भी केला लगा रहा हूं, और जिस बंदे ने अभी 15,000 की नौकरी करी, कॉमर्स की पढ़ाई करी, उसने घर में केला नहीं है, वो मुझे गाइड करने आया है, मैं उससे गाइडलाइन ले रहा हूँ और वो एक पर्ची बना के दे के गया है जो उसकी कंपनी के प्रोडक्ट है। हम किसान ऐसे गाइडलाइन लेते हैं। ये सबसे गलत तरीका है गाइडलाइन लेने का, सबसे गलत तरीका है गाइडलाइन लेने का। आप एक नंबर लिखो मृदा परीक्षण जांच के लिए, पूरे भारत की हम मृदा परीक्षण की जांच करते हैं, 75,875,38222। ये बोर्ड लाइन नंबर है, पूरे भारत की सॉइल टेस्ट होती है। आप अपने खेत का सैंपल 200 ग्राम निकाल करके यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर ही आपको एड्रेस देंगे, अपने पड़ोसी डाकघर में जाकर 200 ग्राम सैंपल कोरियर करो, आपको टेस्ट रिपोर्ट व्हाट्सअप आएगी और आपकी खेती में आगे क्या काम करना है पूरा शेड्यूल गाइडलाइन जानकारी आएगी। बहुत ज़्यादा खर्चा होता नहीं है। हम एक 75875,38222 ये मृदा परीक्षण केंद्र का नंबर है। मतलब आपके, मैं अभी बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में आएगा कहाँ जांच करो, तो मैंने आसान तरीका बतला दिया। डायरेक्ट फ़ोन करोगे, एड्रेस भेजोगे, खेत की मिट्टी की जांच निकालो, डाकघर में कोरियर करो, आपकी रिपोर्ट चली जाएगी, वहाँ से रिपोर्ट भेज देंगे। अब उसमें देखना क्या है, हो गया, नंबर लिख लिया 75,875,38222। मिट्टी की जांच में देखना क्या है, और आपको जो आपका डॉक्टर है खेती का जिससे आप सलाह लेते हो उससे पूछना क्या है। मिट्टी की जांच कराने के बाद उसमें NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरान, आयरन, इन सब की जांच की डिटेल्स आएगी कि आपके खेत में कितना कितना प्रतिशत है। उसके बाद में आएगा बायोमास कार्बन कितना प्रतिशत है। उसके बाद में आएगा EC, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितना है आपके खेत में, pH कितना है, प्रेजेंटली पोटेंशियल हाइड्रोजन कितना है आपके खेत में, pH कितना है आपके खेत में, ये लिखा हुआ आएगा। तो आपको NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम को छोड़ दो, आपको ध्यान रखना है बायोमास कार्बन कितना प्रतिशत है, pH कितना प्रतिशत है, EC कितना है। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको जो डॉक्टर गाइड करता है उससे पूछना है कि मेरे खेत में pH इतना है, कार्बन इतना है, EC इतना है, मैंने खेती किस तरीके से करना चाहिए वो बता। किसी से भी पूछना है तो ये सही तरीका है। pH होना चाहिए। ये जो जड़ वाली बीमारियां आती ना, इसके लिए बोल रहा हूं मैं, ये आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि जड़ की बीमारी कभी आएगी नहीं। pH होना चाहिए 6.5 से 7 या 6, 6.5 आइडियल है, बीच का है। आप मिट्टी की जांच कराओगे, अगर 7.5 आता है, 7.25 आता है, 7.75 आता है या 8 आता है, अगर इस तरह का pH आता है तो 6.5 से ऊपर हो गया। और जैसे ही pH ऊपर होता है तो पौधा केवल सल्फर और पोटास उठाता है, बाकी कुछ उठाता नहीं। हमने खाद कितना भी डाला, पौधे ने केवल पोटास और सल्फर उठाया, तो अनबैलेंस टॉक्सिन उसके साथ में उठते हैं, क्लोरीन उठता है उसके साथ में, तो पौधा बीमार होता है। और पौधे के ऊपर नीचे जो भोजन जाना रहता है वो जाता नहीं और नीचे जड़ में रह जाता है, और जड़ काली पड़ती है, फंगस आती है, कभी कभी गर्मी के बाद बारिश आती है तो पौधा यहाँ से टूटकर गिर जाता है, जिसको कॉलर रॉड भी बोलते हैं। एक मित्र ने पूछा था, सेंटर पोंगा सड़ते जाता है, इसको सॉइल बोर्न डिसीज बोलते हैं। सारे पत्ते अच्छे हैं, बीच का पत्ता काला पड़ते पड़ते नीचे गया जड़ तक और वो पौधा चलना बंद हो गया। एक ये लक्षण होता है। दूसरा, पौधा खड़ा है, गर्मी खत्म हुई, बारिश आई, जून का महीना गया, जुलाई आया, तो यहाँ पर काला काला हो जाएगा गुठली पर, थोड़ा सा धक्का दोगे तो गिर जाएगा। ये काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही बारिश आती, काली मिट्टी कड़क हो जाती, पानी उठाना देना बंद कर देती है, केवल कीचड़ कीचड़ रहता है। और उस काली मिट्टी में pH अगर ज़्यादा है तो पौधा टॉक्सिन केवल लेता है, तो न्यूट्रिशन ऊपर नीचे जाने की बजाय वहाँ टखनी पर रह जाते हैं और सड़न आ जाती है, और पौधे को हाथ लगाओगे तो टूटकर गिर जाएगा।
इसके लिए हमारे खेत का पीएच हमेशा 6.5 होना चाहिए। इसके लिए आपको हमेशा मिट्टी की जांच कराना पड़ेगी, और मिट्टी की जांच कराओगे और जिस डॉक्टर को अच्छा मानते हो उसको पूछना पड़ेगा कि मेरे खेत का पीएच 8.5 है, अब मैं किस तरीके से खाद डालूं, कितना खाद डालूं नहीं, किस तरीके से खाद डालूं ताकि पौधा भोजन उठा ले। क्योंकि 7 के ऊपर तो पौधा दूसरा न्यूट्रिशन उठाएगा नहीं, पोटास और सल्फर उठाएगा। 6 के नीचे केवल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उठाएगा, दूसरा उठाएगा नहीं। 6.5 चाहिए। इससे नीचे पीएच हुआ केवल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपटेक होंगे, इसके ऊपर पीएच हुआ तो केवल पोटास और सल्फर अपटेक होगा। तो हमें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन सब अपटेक कराना है, तो न्यूट्रिशन आएगा बराबर। इसलिए मिट्टी की जांच 3 बार, प्लांट लगाने के पहले, प्लांट खड़ा हो, ड्रिप चल रही हो, पौधा 6 महीने का हो गया, नमी है हमारे जड़ों के पास, उस समय भी पीएच की जांच कराओ। अभी हमको कृषि वैज्ञानिक केंद्र ने क्या बोला है, डॉक्टरों ने क्या बोला है, प्लांट खाली हो जाए, पलटी पलऊ कर दो, धूप काल हो, अप्रैल मई में सैंपल निकाल कर जांच कराओ, ऐसा बोला है ना, गर्मी में। और मैं बोल रहा हूं आपको कि प्लॉट खड़ा हो, उस समय जब ड्रिप चल रही हो, उस समय सैंपल निकालो, उसको छांव में सुखा लो, और सूखने के बाद वो सैंपल कोरियर करके उसकी भी जांच कराओ। क्यों? अप्रैल मई में पलटी पलऊ करने के बाद धूप काले में बहुत सारे बैक्टीरिया तो अंदर चले गए, धूप खा नहीं सकते, उनकी क्षमता नहीं है। जो ड्रिप हमारी चलेगी, पौधे के पत्ते हमारी जड़ों के पास छांव देंगे, उस समय जो बैक्टीरियल कॉलोनी होगी, क्या वो अप्रैल महीने में है? नहीं है ना। तो उस समय की जांच मेरे अभी 4 महीने के पौधे के कुछ काम की है? हेलो तो कॉन्सेप्ट गलत है ना। हमने कल पोटाश चलाया 1 कट्टा, केले का रेट दिख रहा है 27 से नीचे नहीं आएगा अभी, तो पोटाश की वजह मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और 0.050 ले आया। जो 20 रुपये किलो था, मैं 200 रुपये किलो का खाद ले आया और 1 कट्टा मैंने चलाया। तो पोटाश जितनी बार जाता है पीएच बढ़ता है। कल चलाया, मुझे आज फास्फोरस चलाना है, मुझे आज कैल्शियम चलाना है, मुझे कल मैग्नीशियम चलाना है। तो ये जो मैं ड्रिप से खाद दे रहा हूँ, जब मेरा खेत में खाद जड़ के पास उस काली मिट्टी में मिल रहा है, तो मेरे कुएं का, ट्यूबवेल का, तालाब का पानी का पीएच, टीडीएस क्या है, और मेरे खेत की मिट्टी का पीएच और बायोमास कार्बन क्या है, वो जब दोनों मिलते हैं और उसका जो कीचड़ बनता है, उसकी वाप कंडीशन आती है और फिर जड़ भोजन उठाती है, उस समय का मुझे पीएच चाहिए ना कि क्या है। या 15 अप्रैल का गर्मी का भट्टी जैसे वो मिट्टी गर्म होकर के जल गई, बैक्टीरिया चले गए, मर गए या उड़ गए, उस समय का पीएच चाहिए। कब का चाहिए? जब मेरा प्लॉट खड़ा हो, तब का मुझे पता होना चाहिए पीएच क्या है, कार्बन प्रतिशत क्या है। कार्बन प्रतिशत होना चाहिए 1 से 5। आप जब मिट्टी की जांच कराओगे तो शायद आपके खेतों में जिसने भी एक बार भी डीएपी डाला है या जिसने एक बार भी कल्टीवेशन किया है खेत में, उसका पीएच आएगा 0.5। हेलो, बायोमास कार्बन की मैं बात कर रहा हूं। कार्बन और नाइट्रोजन रेशो एक सूत्र है, CN रेशो अगर मैच होता है तो पौधा भोजन ज़्यादा अच्छे से उठाता है और आउटपुट अच्छा देता है। जंगलों का कार्बन 5 या 5 के ऊपर रहता है, इसलिए वहाँ कोई दवाई नहीं डालना पड़ती, कोई खाद नहीं डालना पड़ता, कहीं पानी देने नहीं जाना पड़ता। आप कभी गए हो जंगल आम के पेड़ को पानी देने? नहीं ना। आम बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। सीताफल जो जंगलों में रहता है, कभी पानी खाद देने जाते हो? जो ऐसे कहीं जा रहे हो, पहाड़ के नीचे कोई एक ठेला लगा के बैठा है जो सीताफल बेच रहा है, और हमारे खेत का सीताफल खाओ और एक जंगल का तोड़कर सीताफल ला करके खाओ, उसका टेस्ट 15 दिन तक लगेगा गले में। याद रहेगा कि मैंने सीताफल ऑर्गेनिक खाया और हमने खेत में पकाया, यूरिया, डीएपी, पोटाश डाल करके, स्क्रैच मार करके, जिसका कार्बन प्रतिशत 0.5 है। उस सीताफल का टेस्ट हमें खाएंगे, थोड़ा सा सेंस आएगा, शाम तक भूल जाएंगे। और जो पहाड़ी सीताफल हमने खाया, उसका टेस्ट हमें गले में 15 दिन तक लगेगा कि यार वो कुछ चीज़ मैंने खाई थी, अभी भी उसका सेंस है, असर है। तो बायोमास कार्बन का मतलब क्या है? ये फोटो जो आपने लगाई है ना, जानता राजा,
ये उस समय के जो योद्धा थे, महाराणा प्रताप, शिवाजी, केवल गोबर खाद से खेती होती थी सबसे पहले। फिर भारत में आया पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, यूरिया, डीएपी, पोटास की खेती होना चालू हुई। अभी हाईली हरित क्रांति आ गई है, 1261, 052, 34 इसकी खेती हो रही है। अब उससे भी एकदम हाईली इंपोर्टेड खेती चालू हो गई, नैनो यूरिया, नैनो पोटास आ गया है। स्तर गिरते जा रहा है। महाराणा प्रताप के ऐसे तलवार और भाले का वजन आप लोगों को पता है? तलवार का वजन अभी म्यूजियम में रखी हुई है, 72 किलो वजन है उस। जानकारी है आप लोगों को? मेरा वजन अभी 68 kg है और वो तलवार का वजन 72 किलो। तो आप लोग थोड़ा इमेजिन करो कि एक आदमी घोड़े पर बैठा है और बलराम को उठा करके ऐसे लड़ाई कर रहा है। कॉन्सेप्ट समझने की चेष्टा करो, हम कर सकते हैं। 50 सीढ़ियां अगर मंदिर में चढ़ना हो तो ऊपर जाकर बैठेंगे और हापेंगे सांस। उस समय जो पालक था उसका आयरन का कंटेंट क्या था? शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, जब उस समय जो गोभी थी, उस समय जो टमाटर था, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या थी? वो गोबर में पकते थे, वो बायोमास कार्बन की खेती में पकते थे। जब 1 से 5% खेतों में कार्बन था तो उनकी बॉडी इतना संघर्ष कर सकती थी। 72 किलो का भाला, उनका कवच, कुंडल, ढाल, 35-40 किलो की ढाल, और उनका खुद का कद काठी कितना था? उनका खुद का वजन 100 किलो होगा। 100 किलो, 75 किलो, 30 किलो, 200, 250 किलो का उनका खुद का पूरा हो गया। और वो बैठे हैं चेतक पे। अब वो चेतक ऐसा क्या खाता होगा कि 250 किलो के आदमी को उठाकर दौड़ रहा है, पैर टूट गया तो भी छलांग लगा रहा है। मतलब वो जो खरपतवार खाता था, वो भोजन जो करता था, चारा चुगता था, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी थी? कॉन्सेप्ट समझने की चेष्टा करो। यूरोप में अगर केला भेजना है, अगर आपको गल्फ कंट्री के बाहर केला भेजना है, रसिया में भेजना है, तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करते हैं, ऐसा केला लेते नहीं। मैं दोनों बातों को लिंक कर रहा हूं। केवल यूरिया, डीएपी, पोटास से केला बनाया हुआ गल्फ कंट्री तक ही जाएगा। गल्फ कंट्री में मुस्लिम लोगों को, हम जैसे भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के जो वहाँ जाकर खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं, उनको खाना खिलाने के लिए सबसे सस्ता केला रहता है। वो केला खाना खाने के लिए देते हैं उनको। दूसरा, जब हज पे जाते हैं तो वो मन्नतें लेते हैं, तो वो केला दान करते हैं, फ्रूट दान करते हैं, खिलाते हैं, खिलाने के लिए देते हैं। बट जिनको न्यूट्रिशन चाहिए यूरोप में, रसिया में, वो आपका केमिकल वाला केला नहीं खरीदेंगे। मेरे से राइटिंग में ले लो, मैं कॉन्सेप्ट बताने की चेष्टा कर रहा हूं। हमें रसिया केला भेजना है, यूरोप में केला भेजना है, तो हमारे खेत में 1% बायोमास कार्बन के ऊपर कार्बन का प्रतिशत होना चाहिए। और हम खेती ऐसे करें जो केमिकल रेसिड्यू फ्री हो, वो केला वहां जाएगा तो पास होगा। वरना अभी एक जो कंटेनर गया उसका जो व्हाट्सएप वायरल हो रहा है, यही हमेशा होता रहेगा। अगले साल भी कोई इसको फिर से मीम बना के वायरल कर देगा, पर केला एक्सपोर्ट नहीं वहां पर होगा। समझ रहे हैं ना? केमिकल रेसिड्यू फ्री, तभी हम नेक्स्ट लेवल पर जा पाएंगे। अभी हम गल्फ कंट्री तक हैं। और आपकी जो जड़ गड़बड़ करने वाली जो बीमारी है, उसको पीएच से रिलेट करना पड़ेगा कि हमें मिट्टी की जांच करानी है, हमारे खेत का पीएच 7 के ऊपर ना जाए, 6 के नीचे ना आए, और हमारे खेत का पीएच रहे 6.5 से ऊपर नीचे। बायोमास कार्बन प्रतिशत 1 होना चाहिए कम से कम, 1 या 1 के ऊपर, 1 से 5, तो हमारी खेती केमिकल रेसिड्यू फ्री तरीके से जो भोजन डालेंगे पौधा उठाएगा। और इसी 1 के ऊपर होना चाहिए, 1 के अंदर नहीं होना चाहिए। हम जो पानी दे रहे हैं, हमारे पानी का TDS 150 के 250 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। अगर है तो उसमें क्या चीज़ मिलाकर हम पानी दें, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे पानी का pH भी 6.5 से 7 ही होना चाहिए। तो ये जमीनित रोग नहीं आएंगे। जैसे pH बढ़ता है, पौधा टॉक्सिन उठाता है और जमीनित रोग आते हैं, फंगस आती है, जड़ सलन आती है, और हमारा पौधा
गिर जाता है, कभी कीड़ा नहीं लगता है, तब भी हमारा पौधा जड़ से उखड़ जाता है। जवाब पहुंचा आप तक? जड़ खराब होना। चिलिंग इंजरी, चिलिंग इंजरी ना आए इसके लिए मैं अभी आपको ग्राफ भी बतलाऊंगा और बाउंड्री कैसे प्रोटेक्ट करना है वो समझ लो। केले की खेती करने के लिए अब पूरे भारत में कहीं पर भी क्लाइमेट नहीं है। मैं चिलिंग इंजरी बतला रहा हूं, इससे बचा कैसे जाए। पहले केले की खेती होती थी केरला, दक्षिण भारत, जहां 3 तरफ समंदर है, जहां कभी ठंड आती नहीं, जहां कभी गर्मी आती नहीं। 35 डिग्री के ऊपर जाता है, 40 डिग्री होता है तो बारिश हो जाती है। केले को क्लाइमेट क्या चाहिए? 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर, हवा में 50% नमी और मिट्टी भुरभुरी, और जब भी पानी जाए तो पानी लीच हो जाए, नम जगह। ये केले के लिए आइडियल कंडीशन है, जो केवल केरला या दक्षिण भारत में है, बाकी पूरे भारत में कहीं नहीं है। हम केला कहाँ लगा रहे हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, जहाँ आगे नेपाल के बर्फ के पहाड़ आ जाते हैं, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यहाँ भी केला लग रहा है, कहीं भी केला लगा रहे हैं। आज हम अगर यहाँ की बात कर रहे हैं, हमारे ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है अपना ये जगह? सोलापुर। सोलापुर में अगर हम बात करें तो पहले यहाँ का क्लाइमेट जो था, क्या वो आज क्लाइमेट है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। आज 2024 में मैं अगर मेरे बड़वानी जिले की बात करूं तो नवरात्रे पंडाल में मैं बहुत गया हूं, बहुत डांडिया नाच किया है मैंने जब पढ़ाई कर रहा था। तो जब मैं नवरात्रे में पंडाल में जाता था, 1995-96 की बात कर रहा हूँ, 1995-1996 में मैं डांडिया खेलने जाता था। तो नवरात्रे आते हैं आपके अक्टूबर में, नवंबर में आती दिवाली। तो अक्टूबर में मैं जब नवरात्रे में जाता था तो शाम को मुझे स्वेटर की आवश्यकता लगती थी। बड़वानी मध्य प्रदेश, अभी बड़वानी मध्य प्रदेश में मुझे स्वेटर की आवश्यकता कब लगती है? दिसंबर में अगर मैं रात को बाइक चला रहा हूँ हाफ शर्ट पहनकर, तो मुझे स्वेटर की आवश्यकता लगेगी। अक्टूबर की ठंड गायब, नवंबर की ठंड गायब, दिसंबर में ठंड रहती है अगर मैं रात को बाइक चला रहा हूँ तो, वरना जनवरी के पहले सप्ताह में ठंड रहती है। आपके यहाँ भी ऐसा हुआ है कुछ? क्लाइमेट चेंज हुआ है? जैसे दशक आगे बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे पहाड़ों पर पेड़ कम हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। टेम्परेचर पूरे भारत में लगभग एक समान हो रहा है, 40 से 45 डिग्री। आपके यहाँ भी है 40 से 45 डिग्री अप्रैल मई में। ठंड में पूरे भारत में एक जैसी ठंड आती है, दिसंबर लास्ट, जनवरी फर्स्ट, 15 जनवरी तक रात को ठंडी रातें रहती है। बड़वानी हो या सोलापुर हो, एक जैसी कहानी लगभग हो चुकी है। अप्रैल और मई में टेम्परेचर बढ़ता है, एक्सट्रीम लेवल पे जाता है 45 डिग्री। 4 साल पहले बड़वानी के पास में खरगोन जिला है, वहाँ का टेम्परेचर आया था 51-52, बट लिखित में नहीं दे पाए क्योंकि इतना बतलाएंगे तो सभी पहाड़ों को पेड़ों से ढकना पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी और हम वर्ल्ड की नज़रों में आएंगे कि हमने बहुत सारी हरियाली को काट दिया है। तो उन्होंने 49 डिग्री बोला, और ये जरूर लिखा कि भारत का सबसे हाई टेम्परेचर वाला शहर है खरगोन। 3-4 साल पहले पेपर न्यूज़ में था, जब 51 से 52 डिग्री टेम्परेचर था, पक्षी पेड़ों पे से गिर के नीचे पड़ रहे थे। जबकि खरगोन मध्य प्रदेश में, राजस्थान के रेगिस्तान में 50 डिग्री आया तो समझ में आता है। आप खेती कर रहे हो, हरियाली आसपास है, पहाड़ है, और आपके वहाँ पर भी 49 डिग्री 47 डिग्री आ रहा है, तो गड़बड़ है। तो पेड़ पौधे जिस तरीके से हमने काट दिए हैं, टेम्परेचर चेंज हो गया है, तो चिलिंग इंजरी आना स्वाभाविक बात है। केले में क्लाइमेट एक जैसा होना चाहिए, न एकदम से बढ़े न एकदम से घटे। इसके लिए क्या करें कि मेरे खेत में चिलिंग इंजरी ना आए। जिस दिन मैं केला लगाऊं, अब मैं ये पूरे भारत के लिए बोल रहा हूं, आप सोलापुर वालों के लिए भी है, बट पूरे भारत के लिए, जिस दिन मैंने केला लगाया उसके खेत की बाउंड्री पर मुझे गन्ना घास लगानी है चारों तरफ, ताकि मेरा केला जैसे बड़ा हो वो गन्ना घास भी बड़ी हो। और ठंड में जब मेरे
पौधे के ऊपर फल टंगा हुआ हो, उस समय ठंडी हवा अंदर बाहर ना जाए। अंदर तो मैं ड्रिप से पानी चला रहा हूँ तो हल्की नमी है, गर्माहट है, और डेली ठंडी रातों में शाम को हमने मोटर चलानी चाहिए। ढलते सूरज के साथ चिलिंग इंजरी नहीं चाहिए हमें, तो ढलते सूरज के साथ हमारे खेत में मोटर पंप चलना चाहिए ताकि वो गर्माहट रात भर बनी हुई रहे। और प्रतिदिन ठंडी रातों में शाम को हमने मोटर चलानी चाहिए। सवेरे मोटर पंप चलाई, अगर रात में मोटर पंप चलाई तो उतना रिजल्ट कम आएगा और हमें इफेक्ट कम मिलेगा। पौधों की जड़ों के पास गर्माहट होनी चाहिए ताकि वाप बनी हुई रहे। जितनी ठंडी रातें उतना ताज़ा पानी प्रतिदिन का हम देंगे तो चिलिंग इंजरी नहीं आएगी। जितनी ठंडी रातें उसकी बाउंड्री पर गन्ना घास होगी तो ठंडी हवा अंदर नहीं जाएगी, तो केले का फल जो टंगा हुआ है उसको ठंडा झोंका नहीं लगेगा, तो केले के छिलके के ऊपर की मांसपेशी खराब नहीं होगी, तो उसमें चिलिंग इंजरी नहीं आएगी। तीसरा बचाव, केले का फल जैसे ही आता है ठंडे टाइम पर, अगर आपके यहाँ अक्टूबर में फ्लावरिंग आई है, नवंबर में फ्लावरिंग आई है, दिसंबर में फ्लावरिंग आ रही है, या जनवरी में फ्लावरिंग आई है, ये जो पीरियड है ये चिलिंग इंजरी आने के टाइम है। जैसे ही फ्लावरिंग आई है उसमें प्लास्टिक का बंच कवर पहनाना है, न्यूज़पेपर डालना है। अगर ज़्यादा ठंड है आप लोगों के क्षेत्रों में तो प्लास्टिक बंच कवर, दक्षिण दिशा की तरफ न्यूज़ कवर, और उत्तर भारत जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, वहाँ जिसने केला लगाया तो पूरे चारों तरफ न्यूज़पेपर चाहिए और फिर प्लास्टिक का कवर चाहिए। जो केले का फल है उसको अल्टीमेट अपनी भाषा में स्वेटर पहनानी है, फल को ठंड ना लगे, तो छिलका ठंडी से खराब ना हो, उसका बैक्टीरियल कॉलोनी डिस्टर्ब ना हो, और ठंडी से उसके बैक्टीरिया छिलके के ना मरे, मांसपेशी उसकी कड़क ना हो। जैसे हम ठंड में बाहर हैं तो हमारी चमड़ी ऐसे आप ऐसे उंगली लगाओगे तो सफ़ेद सफ़ेद होगा ना, ये हमें चिलिंग इंजरी हो गई। ऐसे ही केले के फल को अगर ठंड लग रही है तो उसका छिलका जब निकालोगे तो कत्थई 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 धब्बा लगेगा, उसकी चमड़ी रफ हो गई है। तो क्या क्या प्रिकॉशन है? बाउंड्री पर गन्ना घास अति आवश्यक है। पूरे भारत में कहीं भी केला लगाओ, केला लगे उसी दिन। ठंडी का टाइम चालू हो तो हर रोज ताज़ा पानी, और दोपहर बाद मोटर चलाओ ताकि रात भर गर्माहट रहे प्रतिदिन। तीसरा, फल आ गया उसको बंच कवर लगाओ और न्यूज़पेपर भी अंदर डाल दो। चौथा, ज़्यादा ठंड है, हर 7 दिन में 1 किलो चूने का पानी ड्रिप से 1 एकड़ पर चलाओ। कौन सा चूना? जिसको पानी डालने के बाद गर्म उबाली आए, अनबूझा, जो हम खाते हैं ना चूना, पानी डालने के बाद गर्म होना चाहिए, वो वाला चूना आप घोल दो। 20-30 लीटर पानी में 1 किलो चूना घोल लो, उसका जो पानी निकलता है 1 एकड़ पर ड्रिप से चलाओ हर 7 दिन में, ठंड के महीने में ताकि जड़ों में गर्माहट बनी रहे और पौधा भोजन उठाता रहे। पांचवा, जहाँ ड्रिप है वहाँ पर बायोमास आच्छादन करके रखो, कचरा मल्चिंग करके रखो। जहाँ पर ड्रिप है, ड्रिप के नीचे कचरा मल्चिंग, जहाँ पानी जा रहा है। कचरा मल्चिंग से क्या होगा? सीधी धूप की रोशनी जाएगी नहीं जड़ों के पास, पानी भाप बन करके उड़ेगा नहीं, और जहाँ बूंद बूंद गिरा है उससे ज़्यादा जगह में पानी फैला हुआ दिखेगा, क्योंकि जहाँ बूंद गिरा वो भाप बनता है, कचरे की वजह से वापस बैठता है, फिर भाप बनता है, कचरे की वजह से वापस बैठता है। तो जहाँ ड्रिप है उसकी वजह ज़्यादा जगह में पानी नम रहता है। और जैसे ही कचरा डाला, कचरा आप डाल दोगे तो वहाँ पर कीट पतंग बैक्टीरिया की कॉलोनी बनेगी। जड़ों में गर्माहट लाने का साधन बतला रहा हूँ मैं, कचरा मल्चिंग। जैसे ही हम कचरा मल्चिंग करेंगे उसके नीचे कीट पतंग, चींटी मकोड़ा, दीमक, सभी तरह के कीट पतंग बैक्टीरिया रहेंगे। और कोई भी प्राणी अगर कहीं पर है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। मेरे अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, जैसे ही निकला मुझे आप घाट पे ले जाओगे, निष्क्रिय हो जाऊंगा मैं।
कीट पतंग बैक्टीरिया जो भी है उसके अंदर एक एनर्जी है जिसको इलेक्ट्रिक बोला जाता है। एनर्जी आप कुछ भी बोल लो, आत्मा बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन वो गर्माहट देती है। जैसे मेरी बॉडी से आत्मा निकली, मैं ठंडा पड़ने लगूंगा। ऐसे ही कचरा मल्चिंग के नीचे जो चींटी, कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, फंगस जो भी है वो एक तरह की गर्माहट लिए हुए है। तो कचरा मल्चिंग आप रखते हो, उसके नीचे बैक्टीरियल कॉलोनी रहती है, तो वो आपके पौधे की जड़ों को गर्माहट देती रहती है। इसलिए हमें कचरा मल्चिंग रखना है। गर्माहट मिलेगी तो चिलिंग इंजरी आएगी नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? चिलिंग इंजरी खेत में ना आए। और कोई भी व्यापारी को हम बोल सके किसी भी केले को तोड़कर छील के देख ले भाई, मेरे खेत में चिलिंग नहीं है। ये 5-6 कारण है, ऐसा अगर करोगे तो चिलिंग इंजरी आएगी नहीं। पकना, केला खेत में पक जाता है। मैंने अभी जो मेरी चर्चा करी थी कि सिगाटोका अगर आ रहा है तो केला खेत में पक जाएगा। आपने प्रश्न पूछा, उसके पहले ही मैंने जवाब दे दिया था कि केला खेत में पक जाएगा। उसके लिए आपका ग्राफ सराउंड चाहिए, लाइन पास में चाहिए, पौधा दूर चाहिए और जिगजैग चाहिए, तो सिगाटोका आएगा नहीं। सिगाटोका आया तो केला खेत में पकेगा। जिन लोगों के खेत में केला पकना चालू हो गया है उन्होंने अगली बार जो केले की खेती करना है 5x8 या 5x9 लगाओ, जिगजैग लगाओ, और एक पट्टा कचरा मल्चिंग, एक पट्टा खाली, फिर एक पट्टा कचरा मल्चिंग, एक पट्टा खाली। ये प्रैक्टिस करोगे तो सिगाटोका आएगा नहीं। आया तो कम से कम आएगा या जल्दी ठीक होगा। अगर सिगाटोका आया तो केले को पेड़ पर पकने से कोई रोक नहीं पाएगा। जिनके खेत में केले पर पेड़ पक रहा है, मतलब आसपास क्षेत्र में भी सिगाटोका ज्यादा है, उनको 5x9 से नीचे ग्राफ लगाना ही नहीं है अगर केले की खेती अच्छी करना है। हवा पूरी बाहर निकलनी चाहिए। तो जो नमी में फंगस की धांस आ रही है वो आपके पत्तों की बजाय बाहर निकल जाए तो सिगाटोका आएगा नहीं। आया तो गड़बड़ करेगा नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? फल पेड़ पर ना पके, और एक बार ये आपके क्षेत्र में, आपके खेत में दाग लग गया है कि पेड़ पर फल पका है, तो आपका माल खरीदने व्यापारी आएगा नहीं। आता है तो बहुत कम रेट देता है कि उसको पता है कि ये 200 किलोमीटर तक की गाड़ी में ही मैं लोड करूं, 1000 किलोमीटर की जो गाड़ी जाएगी उसमें केला पक जाएगा ये। क्योंकि केला जब गाड़ी के अंदर बन रखते हैं तो भट्टी जैसा गर्म होने लगता है, तो पहले ही खेत में एक्टिवेट हो गया पकने का। अब गाड़ी लोड करके भर कर भेज रहे हैं तो वो गाड़ी में भी पकने की वजह से वो जल्दी पक जाएगा। तो चेंबर में जाने से पहले आधी गाड़ी माल पका हुआ निकलेगा, अगली बार आपके मल्ले में कोई माल काटने आएगा नहीं। तो आपको ग्राफ बदलना है। कोई दवाई दुकान से ला करके कितनी ही डाल लो, उसका इलाज मिलेगा नहीं। बिना ग्राफ बदले आप इस चीज को दूर कर नहीं पाओगे। केला पेड़ पे ना पके, ये उसका विकल्प है। CMV वायरस और फंगस, CMV और बंची टॉप वायरस। CMV वायरस का पूरा नाम है कुकुम्बर मोजेक वायरस। फेटा मेरा जतर कतर हो गया, निकाल दूं क्या? आप बता भी नहीं रहे हो यार, सोहन भाई बता रहे हैं मेरे को। ठीक है, अच्छी चीज़ थी इसलिए मैं रख रहा था। आप लोगों का सम्मान इतना दिया हुआ है आप लोगों ने। CMV मतलब कुकुम्बर मोजेक वायरस। कुकुम्बर पहचानते हो? क्या? ककड़ी, खीरा ककड़ी, बहुत खीरे की खेती करते हैं। उसका जो बेल चलती है, उस बेल का पत्ता पीला होता है, उसमें फंगस लगती है, उसमें आगे फिर बेल चलना बंद हो जाती है। और एक बार वो फंगस आ गई, वो माइट्स ने, थ्रिप्स ने, वाइट फ्लाई ने उसको इंजेक्ट किया और अंदर चले गया, तो लंबी बेल चलती नहीं। वही खीरे में जो बीमारी आती थी वो अब दूसरे पौधों में आने लगी है, तो खीरे से ही उसका नाम पड़ गया कुकुम्बर मोजेक वायरस, CMV, कुकुम्बर मोजेक वायरस। बंची टॉप वायरस में क्या होता है, जो केले के पत्ते ऐसे बड़े बड़े निकलते हैं, तो बंची टॉप वायरस आता है तो केले के पत्ते छोटे छोटे निकलने लगते हैं। केले का एक फिक्स सिद्धांत है कि जो पहला पत्ता निकला उससे अगला पत्ता उससे बड़ा आना चाहिए, तीसरा पत्ता उससे बड़ा आना चाहिए, चौथा पत्ता उससे बड़ा आना चाहिए। मतलब पहले पत्ते से दूसरा पत्ता बड़ा आएगा। ये केले का सिद्धांत है। जब बंची टॉप वायरस में ग्रसित होता है फल, पौधा,
तो पहले पत्ते के बराबर ही दूसरा पत्ता आ जाता है, तीसरा पत्ता उससे छोटा आता है, चौथा पत्ता उससे और छोटा आता है, तो ऐसा झेंडू पौधा हो जाता है। लक्षण बता रहा हूं कैसे। इन सब का कारण है आपका जड़ में सही से पानी का प्रबंधन नहीं होना। बहुत सारे डॉक्टरों ने बताया है कि मच्छर, सफेद मच्छर, ये इसको फैलाते हैं, ये अधूरा सत्य है। फैलाते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उन्हीं की वजह से आएगा, ये अधूरा सत्य है। पीछे तक आवाज जा रही ना मेरी? महाभारत देखी आप लोगों ने? हाँ, महाभारत में जो सबको तीरंदाजी सिखा रहे थे उनका नाम था द्रोणाचार्य, और उनके बच्चे का नाम था अश्वत्थामा। मालूम है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो द्रोणाचार्य को कोई हरा नहीं पा रहा था। अर्जुन उनका सबसे अच्छा शिष्य, वो भी हरा नहीं पा रहा था। तो भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। उस समय सबसे सच्चा आदमी धर्मराज युधिष्ठिर थे, है ना। अपने गांव में भी कोई ऐसा होगा ये सच बोलता है यार, अपने घर में भी कोई ऐसा होगा कि ये सच बोलता है यार, इसकी बात मायने रखती है ना। तो उस समय जो सच बोलने वाला व्यक्ति, जिसने बोला मतलब पत्थर की लकीर, वो बोलते थे धर्मराज युधिष्ठिर। तो कृष्ण जी ने लीला क्या रची, एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा। तो भीम के द्वारा वो हाथी को मरवाया, जिसको देखा युधिष्ठिर जी ने, और उनको बोला कि युधिष्ठिर अब आप घोषणा करो अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर ने घोषणा करी द्रोणाचार्य के सामने कि अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य जो अश्वत्थामा के बाप थे, उनको ये नहीं पता था कि हाथी मरा या आदमी। बात सत्य थी कि अश्वत्थामा मारा गया, इस बात में कोई झूठ था क्या? नहीं ना। बस द्रोणाचार्य तक पहुंचा क्या कि उनका बच्चा मर गया, जिसको अमरता का वरदान है। आज भी हम मानते हैं कि कलयुग में भी द्रोणाचार्य का लड़का जो है वो जिंदा है, अश्वत्थामा जिंदा है, अमरता का वरदान है। हनुमान जी, अश्वत्थामा ये जीवित है, आज भी हम मानते हैं, इनके प्रमाण है। तो उस समय द्रोणाचार्य को लगा कि मेरा बच्चा अमर है, और मर कैसे गया? तो उनके हाथ से गांडीव गिर गया, धनुष गिर गया, और अर्जुन ने उन पर चढ़ाई करी और वो जीते। तो हमारे किसानों के बीच में भी ऐसा अधूरा सत्य चल रहा है। समझ में आ रहा है अधूरा सत्य क्या होता है? सीएमवी कुकुम्बर मोजेक वायरस आया तो एमिडाक्लोपिड का स्प्रे करो तो ठीक होगा, ये अधूरा सत्य है। अश्वत्थामा मारा गया, सफेद मच्छर को भगाओ तो आपका कुकुम्बर मोजेक वायरस ठीक होगा, ये सबसे बड़ा झूठ है। अभी बोलना पड़ेगा कि हाथी को मारा या इंसान को, वो सत्य है ना, नर या कुंजर। अब ये बोला किसके माध्यम से जाता है? जो अच्छे पीएचडी एग्रोनॉमिस्ट होल्डर है वो बोलते हैं। तो हमें क्या लगता है कि ये आदमी बोल रहा है तो ठीक है, युधिष्ठिर बोल रहा है मतलब सत्य है, हाँ? अभी युधिष्ठिर को भी इतना ही बोलने को बोला है कि भाई अश्वत्थामा मारा गया, इतना ही बोलना, इसके आगे फुल स्टॉप। नर या कुंजर बोलना मत, नहीं तो तेरे को नौकरी से निकाल देंगे। दिस इज अधूरा सत्य। हम किसानों तक जो पहुंचता है अधूरा सत्य पहुंचता है। भारत के बाहर कई सारे रिसर्च पेपर है जिनका मैं एक कटु सत्य बतला रहा हूं कि कोई भी सिस्टेमेटिक दवा अगर पौधे के ऊपर डाली और उसके पत्ते में वायरस के लक्षण है तो वो सिस्टेमेटिक दवा अंदर जाती है और वो लक्षण पूरी बॉडी में फैलता है। तो जब आप ऐसे सिस्टेमेटिक दवाई का वायरस वाले पौधे पर स्प्रे करते हो तो जो उसका थोड़ा सा असर है वो पूरा असर फैल जाता है। तो अगली बार से वो पौधा नया पत्ता देगा, वो पतला तलवारी पान देगा। महाराष्ट्र में कुकुम्बर मोजेक वायरस का पत्ता जो पतला आता है उसको तलवारी पान बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा ना, तलवारी पान आ गया। तो इसके लिए पहला काम हमें यह करना है कि कुकुम्बर मोजेक वायरस आए तो सिस्टेमेटिक दवा का उपयोग नहीं करना है, कॉन्टैक्ट दवा का उपयोग करना है कि हमारे पौधे के ऊपर व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, मक्खी, मच्छर है तो उसको हम कॉन्टैक्ट दवाई से भगा दें।
मारने वाला तो दिमाग में मत रखो, हम किसी को मार नहीं सकते। जो दवाइयाँ आती है उसमें भी लिखा रहता है 30% ही मारेगी, 70% जिंदा रखेगी। तो वाइट फ्लाई को अगर इमिडाक्लोपिड में डाल भी दिया, निकाल लिया, तो जो कमज़ोर वाइट फ्लाई होगा वो मरेगा, अच्छा हष्ट पुष्ट वाइट फ्लाई तो नहीं मरेगा। उससे केवल इतना ही होगा कि जो पत्ते के ऊपर बंची टॉप वायरस के ऊपर थ्रिप्स है या बंची टॉप वायरस का असर हो गया या कुकुम्बर मोजेक वायरस का असर हो गया, वो पौधे की पूरी बॉडी में जाएगा और अगला पत्ता फिर खराब आएगा। तो हमें उससे बचने के लिए क्या करना है? अगर मेरे खेत के आसपास वायरस आ रहा है, अगर मेरे खेत के आसपास इफेक्ट है और मैंने केले की खेती करी, तो मुझे डर है कि मेरे खेत में भी आ जाए, तो आप पौधा लगने के बाद में मिट्टी का स्प्रे हर 15 दिन में करो। मिट्टी का स्प्रे, अगर गूगल पे लिखोगे VM स्प्रे तो आपको पूरी जानकारी आएगी मिट्टी का स्प्रे कैसे बनाते हैं। खेत के बाहर जंगल में जहाँ कभी कल्टीवेशन नहीं किया, यूरिया DAP पोटास नहीं डाला, वहाँ से 5 फीट गहरा गड्ढा करो, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लो, 200 लीटर पानी, 20 किलो गड्ढे की मिट्टी निकाल करके डालो, 200 ग्राम वाइसेनोमीटर डालो, 2 से 3 दिन उसको रखो, 2-3 बार अच्छे से हिलाओ। ये प्रक्रिया VM स्प्रे होती है। और जहाँ आपको लगता है कि मेरे क्षेत्र में दिक्कत है, इल्ली ज़्यादा आती है पौधे पे, उसकी जो सेंटर पोंगा है उसको काट देता है ना, इल्ली खा जाती है, उसके लिए भी कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, मिट्टी उसका काम करेगी। जिनको लगता है कुकुम्बर मोजेक वायरस आ रहा है या फिर बंची टॉप वायरस आ रहा है, तो ये मिट्टी का घोल 2 बार कप्पड़ छान करो, 2 दिन रखने के बाद में उसकी ककरी कंकर अलग हट जाए और मटमेला पानी आपके पंप में जाए और ये पंप का पानी पूरे पौधे को नहला दो। इसको बोलते हैं VM स्प्रे, मिट्टी का स्प्रे। ये अगर करोगे तो CMV वायरस ज़्यादा फैलेगा नहीं, दूसरे पौधे पे जाएगा नहीं, कुकुम्बर मोजेक अलग पौधे पर जाएगा नहीं। आने के बाद का बतला रहा हूँ, आए ना उसके लिए क्या करना है? खेत में पानी कीचड़ जैसा कभी नहीं होना चाहिए, वरना आएगा। दूसरा कारण, इसको हटा दूं मैं, ये फंगस भी इसी में आता है, कुकुम्बर मोजेक वायरस और फंगस दोनों एक ही में आता है। नाली बराबर नाली, पौधा यहाँ पर लगाना है तो CMV वायरस आएगा नहीं। अगर हमने पौधा यहाँ पर लगाया तो CMV वायरस निश्चित रूप से आपके खेतों में आएगा। आए ना उसके लिए बता रहा हूँ, आ गया उसके लिए मिट्टी का स्प्रे और ब्लीचिंग पाउडर की ड्रेंचिंग। जड़ में आने के बाद में ब्लीचिंग पाउडर की ड्रेंचिंग, 200 लीटर पानी, 500 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर, सीधे पौधे की जड़ में ड्रेंचिंग करो, ऊपर से मिट्टी का स्प्रे करो, उस पौधे के पास से ड्रिप हटाकर दूर करो, 4 से 5 दिन पानी बंद करो। बंची टॉप वायरस हो तब भी, CMV वायरस हो तब भी। ये प्रैक्टिस मैंने मेरे खेतों में करी है, वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। हजारों किसानों ने किया है, वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी किताब में ऐसे रिसर्च किए नहीं है। पानी बंद करके जब पौधा पानी मांगने लगे, वापस पानी और खाद चालू करोगे, नया पत्ता ठीक ढंग से निकल के आता है। सैकड़ों एकड़ खेतों में हमने ये किया है। आए ना इसके लिए क्या है? गड्ढे में पौधा नहीं लगाना है, पौधा ऊपर लगाना है। अंतर्वर्ती फसल लेना है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा द्वंद्व है। यहाँ पर काफ़ी एग्रोनॉमिस्ट मुझे फ़ोन करके भी बोलते हैं कि भैया रिसर्च पेपर में तो अलग लिखा है, आप अलग बताते हो। आप अगर किसी एग्रोनॉमिस्ट से बात करोगे तो वो आपको कुछ अलग बताएंगे। जैसे कुछ लोग जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, केले की खेती में अच्छी गाइडलाइंस देते हैं, जो केले का पौधा ही केवल बेचते हैं, उनके डेटा अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने ये बोला है कि जहाँ केले का पौधा हो वहाँ तन भी नहीं होना चाहिए। कोई अंतर्वर्ती फसल तो ठीक है, तन भी नहीं होना चाहिए, उसकी बाउंड्री पर तन नहीं होना चाहिए, खरपतवार नहीं होना चाहिए। ऐसा रिसर्च पेपर और बड़े बड़े डॉक्टरों का कहना है। लेकिन मैंने जो फील किया, नांदेड़ का नाम सुना है? नांदेड़ में मैंने 3 साल पहले रिसर्च किया था, केला सोयाबीन ऐसे मिक्स फसल लगाई। जिस खेत में केला सोयाबीन मिक्स है वहाँ कोई वायरस नहीं आया, और उसी मेड़ के पास केवल केला है, उसमें CMV वायरस है। उसी खेत में आधे खेत में सोयाबीन है, आधे खेत में केवल केला है। तो जिस
लाइनों में सोयाबीन है उसमें कोई CMV वायरस नहीं आया, जिस लाइनों में सिंगल केला है उसमें CMV वायरस आया। तो मैंने जो देखा है कि मिक्स क्रॉप लेते हो, जिन खेतों में कुकुम्बर मोजेक वायरस आता है, आपने मिक्स क्रॉप लगानी चाहिए। कैसे लगानी चाहिए? एक तो गड्ढे में मत लगाओ, ऊपर लगाओ। दूसरा, जो पौधा हमारा लगा है, अगर ये पौधा मैंने 7 फीट लगाया है, मिक्स क्रॉप कैसे लगाओगे? अंतर्वर्ती फसल लगाया तो वायरस आता नहीं, ये मैं बता रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकल किया है। केले के पौधे से 1.5 फीट तक कुछ नहीं करना चाहिए, 1.5 फीट तक कुछ नहीं करना चाहिए, है ना? केले के पौधे से 1.5 फीट कुछ मत करो। तो ये केले को बढ़ने की जगह। अंतर्वर्ती फसल केले में कौन सी ले सकते हैं? जो केला 4 से 5 महीने बाद भागने लगता है, तो 3 महीने की कोई सी भी फसल ले सकते हो, छोटी कम हाइट की फसल या मक्का। ज़्यादा हाइट की मक्का हो गई तो उसको बीच में लगाएंगे। केले से 1.5 फीट दूर, 1.5 फीट दूर अब ये जो जगह है, यहाँ पर मक्का के 6 दाने लगा सकते हो। अंतर्वर्ती फसल, ये आपके मजदूर खर्चा सारा निकाल देगी। ये सोयाबीन लगा सकते हो, मूंगफली लगा सकते हो, मक्का लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? 3 से 4 महीने की फसल कोई सी भी लगा सकते हो, या ऐसी फसल कि जब केला 4 महीने बाद भागने लगे। 4 महीने तक तो मेरे कंधे तक आएगा, इसके बाद नया पत्ता बड़ा बड़ा आएगा तो भागने लगेगा। गुजरात में एक रॉयल गाम करके जगह है अहमदाबाद के पास, वहाँ पर वो 7x7, 6x6 पर केला लगाते हैं और बीच में कपास लगाते हैं। कोई बीमारी आती नहीं उनके यहाँ, सारे व्हाइट फ्लाई, मच्छर, थ्रिप्स सब रहते हैं कपास पे, केले को कोई नुकसान नहीं करते। और अगर किसी समझदार डॉक्टर खेती वाले को आप बोलोगे तो वो बोलेगा आपने ये अंतर्वर्ती फसल लगा दी, अब आपका केला खराब हो जाएगा। ये बहुत बड़ा द्वंद्व है मेरे वक्तव्य में और मार्केट के वक्तव्य में। तो आपको खुद को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपके खेत में क्या है। जब आप केला 5x7 या 5x8 या 5x9 पे लगा रहे हो, तो जो पौधे से पौधा 8 फीट है, उसमें बीच में मक्का के 4 दाने लगा सकते हो। तो ये 4 दाने जब दूर दूर रहेंगे तो एक तो क्लाइमेट कंट्रोल करेंगे, आप 365 दिन कभी भी केला लगा पाओगे, गर्मी, ठंड, बारिश। अगर क्लाइमेट कंट्रोल नहीं करोगे तो केवल जून, जुलाई, अगस्त में लगाओगे। आपने केला फरवरी में लगाया, मार्च में लगाया और बीच में मक्का लगा दिया, तो अप्रैल और मई में जब बहुत ज़्यादा गर्मी का टेम्परेचर रहेगा तब आपकी मक्का की हाइट बड़ी रहेगी, केला छोटा रहेगा। तो खेत के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल रहेगा और आपका जो जून, जुलाई, अगस्त में केला पकता, वैसा ही आप फरवरी, मार्च में लगाओगे, वो पकेगा। और मक्का निकल के जो आएगी वो आपका मजदूरों का खर्चा निकाल देगी। तो अंतर्वर्ती फसल से CMV वायरस आता नहीं, ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। मिट्टी का स्प्रे करने से CMV वायरस चले जाता है, ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। और केले की जड़ की कक्षा में जब वायरस आ जाए तो ब्लीचिंग पाउडर की ड्रेंचिंग और पानी बंद करोगे तो नया पत्ता अच्छे से आएगा। वापस पानी चालू करके सारा भोजन डालोगे तो CMV और बंची टॉप वायरस ठीक होता है। और आए ही ना, इसके लिए ऊपर लगाओ और 70-30 खेती करो। एक तरफ नमी और एक तरफ पूरा ड्राई सूखा रखोगे तो इधर से हवा मिलेगी, इधर से पानी मिलेगा, तो कोई वायरस खेत में आता नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप लोगों के सारे प्रश्नों के उत्तर पहुंचे आप तक? अभी जहां तक कॉन्सेप्ट मैंने बतलाया वो ये था कि आप लोगों की जो जिज्ञासा थी वो मैंने सॉल्व करी। अब फटाफट वो सेशन लूंगा जो हमें खेत में